हेलो एवरीबॉडी, हेलो बच्चों। आज के वीडियो में देखेंगे हम विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति कैसे होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित बहुत सारी बातें देखेंगे और देखेंगे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण आखिर में, है ना। तो इसके पहले हम इसका शुरुआती चीज़ देख चुके हैं, विस्थापन धारा वाला इस चैप्टर के लिए निकाला हुआ था हमने, है ना। तो इस चैप्टर के शुरू के जो वीडियो है उनको भी आप अवश्य देखें ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है कि जैसे यदि केवल स्थिर आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, केवल स्थिर आवेश की बात करें तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और नियत चाल से गतिशील आवेश ये केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, नियत चाल से गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पर इसको छोड़कर यदि हम किसी त्वरित आवेश की बात करें, त्वरित आवेश या इसको दोलायमान आवेश भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र व परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब त्वरित आवेश या दोलायमान आवेश है वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये होता क्या है कि जो आवेश जब त्वरित होता है ना, आवेश जब त्वरित होता है तो पहले क्या होता है, परिवर्तनशील कहे या दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र कहें उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये क्षेत्र है ये फिर से क्या करता है, दोलायमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब कैसे उत्पन्न हो रहा है इसको देखो, त्वरित आवेश से दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र है वो दोलायमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और ये फिर से इसको उत्पन्न करता है और ये फिर इसको उत्पन्न करेगा। मतलब ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। मतलब कहीं पर परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है तो वहां पर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और यदि कहीं पर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखते हैं यहां पर इसकी परिभाषा, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, मैं पहले लिख रहा हूं फिर बताऊंगा भी, ज्यावक्री दोलन। ठीक है, तरंग संचरण के लंबवत। ठीक है, सुन लो अब क्या होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तल में ज्यावक्री दोलन करते हैं तथा यह दोलन तरंग संचरण के लंबवत दिशा में होता है। एक बार और सुन लो, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्री दोलन करते हैं तथा यह दोलन तरंग संचरण के लंबवत होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। मान लो तरंग इधर जा रहा है, ये जेड अक्ष हुआ, ये मान लो एक्स अक्ष है, ये मान लो वाई अक्ष है। जैसे
आपके किताब में वैसे लेकर चल रहे हैं। तो एक दोलन मान लो इस प्रकार का है, ये सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र के दोलन एक्स अक्ष के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन है यहाँ पर, इसी के साथ दोलन करेंगे। ऐसे ये जो दिखा रहा है ये वाला जो y अक्ष की दिशा में है, ये बी वाई चुंबकीय क्षेत्र। तो इस डायग्राम से भी क्लियर है पूरी तरह से कि ये जो दोलन है ऊपर नीचे दोलन है, एक्स अक्ष दिशा में ये विद्युत क्षेत्र है, वाई अक्ष की दिशा में यह है वो चुंबकीय क्षेत्र है, तथा ये दोनों जो दोलन है वो साथ साथ हो रहे हैं, अर्थात दोनों की आवृत्ति और कला क्या है, समान है। अर्थात जहां पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम हो रहा है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र के कंपन या दोलन भी मैक्सिमम हो रहे हैं। और तरंग संचरण किस दिशा में हो रहा है, जेड दिशा में हो रहा है, इसके लंबवत है। ठीक है, तो ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो दोलायमान आवेश या त्वरित आवेश इसको उत्पन्न करता है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित महत्वपूर्ण बातें यहां पर है ना। तो यहां पर लेकर चलते हैं कि यदि विद्युत चुंबकीय तरंग है ना धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में गतिशील हो, मतलब एक किस प्रकार का, प्रगामी तरंग जैसा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए यहां पर E इक्वल टू E0 है ना, E इक्वल टू E0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, इस प्रकार लिखेंगे। साथ ही साथ एक इकाई सदिश भी लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र को B बराबर B0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूनिट सदिश क्या हो जाएगा, J। इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। यदि Ax बराबर Ex, x घटक है तो Ex बराबर केवल ऐसा भी लिख सकते हैं, के जेड माइनस ओमेगा टी। इसको बी वाई लिखेंगे क्योंकि y अक्ष की दिशा में है। ठीक है, इसमें J या इसमें I लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, समीकरण मान लो 2। तो क्या क्लियर है कि Ex व Ey Z व T पर डिपेंड करता है। Z मतलब दूरी, Z अक्ष की दिशा में दूरी, कितना दूरी तय किया और किस समय में तय किया। यहां पर ओमेगा और के, ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, कोणीय वेग, और के तो क्या होता है, संचरण नियतांक है ना। के बराबर 2 पाई अपान लैम्डा होता है। इसको और लिख सकते हैं 2 पाई न्यू अपान न्यू लैम्डा, ऊपर नीचे न्यू का गुना कर दिए हैं। तो ये के बराबर ओमेगा और ये सी, के बराबर ओमेगा अपान सी है ना, के इक्वल टू ओमेगा अपान सी। तो ये के है ना, एक्चुअली ये छोटा के होता है स्मॉल के,
संचरण नियतांक होगा। तो इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकलता है ना? कुछ निष्कर्ष यहाँ पर जो निकलता है उसको देखें। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर ई वाई बराबर ई जेड बराबर क्या होगा? 0। मतलब विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में है? वाई और जेड अक्ष दिशा में 0। बी एक्स बराबर बी जेड बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, हाँ सॉरी पहला ही था। दूसरा निष्कर्ष है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। आवृत्ति भी क्या होती है? समान होती है। देखने से क्लियर है? ये इसकी कला को आप देख लीजिए, ओमेगा कोणीय वेग यहीं से आवृत्ति आएगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला होते हैं, अर्थात दोनों साथ साथ मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं। ठीक है, फिर मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने क्या बताया? प्रकाश की चाल c बराबर ई एक्स अपान बी वाई, ई एक्स अपान बी वाई। मतलब विद्युत क्षेत्र के परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात है ना, ये विद्युत क्षेत्र के परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात है, वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये मैक्सवेल ने बताया। इसको और क्या लिखा जा सकता है? c बराबर ई एक्स और बी एक्स मान रख दें यहाँ से और यहाँ से, ये तो टर्म समान है, केवल E0 बटे V0 बचेगा। ऐसे यहाँ से दिया B0 बराबर निकालना चाहो, E0 अपान क्या हो जाएगा? c। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, c अधिक होता है, बहुत अधिक। ठीक है, c का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए B0 का मान बहुत कम होता है। ठीक है, c प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बड़ी राशि है। तो उससे भाग दे रहे हैं E0 को, तो B0 का मान बहुत छोटा आएगा निश्चित रूप से। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग में E0 महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। ठीक है, जबकि B0 नगण्य या बहुत ही क्षीण होता है। और प्रयोगों से यह पता चला है कि केवल विद्युत क्षेत्र के घटक ही फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी आंख के रेटिना में संवेदन किसके कारण होता है? विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। मतलब हम कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें अधिक प्रभावशाली कौन होता है? विद्युत क्षेत्र के घटक। चुंबकीय क्षेत्र के घटक का योगदान बिल्कुल नहीं के बराबर उसमें होता है, पर होता जरूर है, पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग v बराबर 1/√μ0 ε0 होता है।
है ना, इसको C से दर्शाते हैं। ये किसमें है? निर्वात में प्रकाश की चाल, या प्रकाश मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। C इक्वल टू है ना, अन्य माध्यम में लिखेंगे, अन्य माध्यम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। ये μ0 वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता और ये निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये किसी अन्य माध्यम के लिए है। माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो n बराबर C/V, ये भी एक फार्मूला अपवर्तनांक का। तो ये 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 1/√μ एप्सिलॉन, या n बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, √μ/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाता है, इन दोनों का अनुपात है आपेक्षिक चुंबकशीलता, μr इंटू एप्सिलॉन r। तो ये ऐसा हो जाता है। और जैसे यहाँ पर अचुंबकीय माध्यम के लिए μr, अचुंबकीय माध्यम के लिए μr का मान क्या हो जाता है, 1। तो उस केस में n बराबर क्या बचता है, √εr। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा प्लस क्या होगा, ये चुंबकीय ऊर्जा, क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के घटक होते हैं। तो ये ऊर्जा ऊर्जा घनत्व के फॉर्म में होते हैं। ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व यहां पर क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में संचित, प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा को UE से दर्शाते हैं, ये होता है 1/2ε0 E²। ठीक है, जबकि चुंबकीय ऊर्जा UB बराबर होती है 1/2B²/μ0। ठीक है, तो यहां से आप ले सकते हो कुल ऊर्जा घनत्व U बराबर UE प्लस UB। तो ये U बराबर 1/2ε0 E² प्लस 1/2B²/μ0। साथ ही साथ दोनों क्षेत्र एक्चुअली क्या है, यहां पर दोनों क्षेत्र यहां पर ज्यावक्री दोलन है, इसलिए E के बदले हम रखेंगे ERMS और V के बदले रखेंगे, V तो यहां पर नहीं है, B के बदले BRMS। वर्ग माध्य मूल मान BRMS।
तो ये कैसे हो जाएगा, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ERMS का वर्ग प्लस 1/2 BRMS का वर्ग अपान म्यू 0। ठीक है, और चूंकि ERMS बराबर E0/√2 है ना, वर्ग माध्य मूल मान जैसे धारा के देखे थे वैसे ही है, विद्युत क्षेत्र को लिया गया है। BRMS बराबर B0/√2। तो यहां से ये u बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0, इसके बदले में आप रखोगे ये, तो ये ERMS के बदले में रखोगे E0, तो E0 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4, 1/4। यहां भी इसके बदले में रखोगे इतना, तो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, ये 2 है, इसका √2 2 होगा, 4 म्यू 0। ठीक है, यहाँ पे ये हमने मान निकाला है इसका, या इसको इतना प्लस इतना। ठीक है, इसके यहाँ पर आएगा इतना और यहाँ पर आएगा इतना। तो इस प्रकार इसको E0 और B0 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व UE, तो ये 1/2 एप्सिलॉन 0, और क्या है यहाँ पर, है ना, ये 1/2 ना होकर क्या होगा 1/4, है ना, ये 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर यहाँ से। और चूंकि C इक्वल टू क्या था E0/B0, तो यहाँ से E0 बराबर क्या है C B0, डायरेक्ट मान रखते जा रहे हैं, आपको अच्छे से क्लियर होते जा रहा होगा आई होप। 1/4 एप्सिलॉन 0, और इसके बदले में क्या रखेंगे CB0 स्क्वायर। तो UE बराबर 1/4 C स्क्वायर B0 स्क्वायर। C बराबर क्या होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, 1/4। तो C का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 1/μ0 एप्सिलॉन 0, ये कट जाएगा। तो क्या वैल्यू हमको मिल रहा है ना, औसत ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र का क्या मान यहाँ पर आ रहा है इसको आप चेक कर सकते हो। UE बराबर 1/4/μ0। तो ये UE और ये क्या था UB, मतलब विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बराबर चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर इसमें विद्युत है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता भी निकाला गया है I। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा केवल फार्मूला है I एवरेज, औसत तीव्रता यहां पर निकाली गई है। I एवरेज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर इंटू C। ठीक है, या 1/2
B0² अपान μ0 इंटू सी, ठीक है। या ये 1/2 नीचे हो जाएगा आपका 2, सॉरी ऐसा ना, इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा अब, मतलब यहां से आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब E के फॉर्म में लिखना है तो 1/2 E0² C। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, B के फॉर्म में लिखना है तो ऐसा हो जाएगा, पर दोनों के फॉर्म में आपको लिखना है तो हमने कि रिलेशन क्या देखा हुआ है, हमारा रिलेशन क्या है, C बराबर E0 अपान B0, ठीक है। तो C का वैल्यू रख दो यहां पर, B0² अपान μ0, C का वैल्यू क्या हो जाएगा, E0 अपान B0, एक कट जाएगा तो क्या बचता है, I एवरेज इक्वल टू B0 E0 अपान 2 μ0, यहां से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग, संवेग P बराबर U अपान C। इसका एक और फॉर्मूला है PR, रेडिएशन वाला, विकिरण वाला, तो ये है I एवरेज अपान C, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित थी, बहुत सिंपल है ना, देखने में किताब में पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि आगे कहाँ से डायरेक्ट दे दिया, पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब हम इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण देखते हैं, महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, पहला तो यह त्वरित या दोलायमान आवेश से उत्पन्न होती है, त्वरित या दोलायमान आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। पहला, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी ये गमन कर सकता है। तीसरा, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के दोलन लंबवत होते हैं, साथ ही साथ तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं, ठीक है। तीसरा क्लियर हो गया। चौथा क्या है यहाँ पर, ये तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, मतलब दोलन है वो तरंग संचरण के लंबवत होता है। उसके साथ साथ प्रकाश की चाल C बराबर क्या रिलेशन होता है यहाँ पर, E0 अपान B0, मतलब विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान और चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान का अनुपात है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के बराबर होती है ना। ये विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग में आवेश नहीं होता, आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में वो विक्षेपित हो सकती थी, अपने दिशा से विचलन हो सकती थी। इसकी जो चाल है, चाल प्रकाश की चाल के बराबर, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। इसके साथ साथ ये तरंगे जब स्थानांतरित कर होती हैं, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग जब स्थानांतरित होती है तो ऊर्जा का स्थानांतरण करती है।
ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग एक स्थान दूसरे स्थान पर जाती है तो ऊर्जा ट्रांसफर होता है या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में संवेग होता है, अर्थात किसी सतह पर टकराती है तो उस सतह पर दाब आरोपित करते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग जब किसी सतह पर टकराती है तो वहां पर दाब आरोपित करती है। क्लियर है? तो ये हुआ आज के इस वीडियो में विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और उससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं और उसके गुण आखिर में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।